हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 4 के पार्ट 1 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 4 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले आप उसे देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग हु आर फूड इनसिक्योर के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हु आर फूड इनसिक्योर, खाद्य असुरक्षित कौन है? Although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, the worst affected groups are landless people with little or no land to depend upon, traditional artisans, providers of traditional services, petty self-employed workers, and destitutes, including beggars. भारत में एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी फेस करते हैं, बट इसमें वर्स्ट कंडीशन है उन लोगों की जो लैंडलेस हैं, जिनके पास बहुत थोड़ी भूमि या फिर कोई भूमि नहीं है। ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग, छोटा मोटा काम करने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, बेगर्स एक्सेट्रा, इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। ये लोग बहुत ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी फेस करते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इसमें सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल है। भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है। पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, और निराश्रित तथा भिखारी। In the urban areas, the food insecure families are those whose working members are generally employed in ill-paid occupations and casual labor market. अर्बन एरियाज में वे फैमिलीज फूड इनसिक्योरिटी फेस करते हैं जिनके मेंबर्स कम सैलरी वाले ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं और कैजुअल लेबर मार्केट में काम करते हैं। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। These workers are largely engaged in seasonal activities and are paid very low wages that just ensure bare survival. ये वर्कर्स ज्यादातर सीजनल एक्टिविटीज में लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, विंटर क्लॉथ्स एक्सपोर्ट करने वाली फैक्ट्री में, जहां पर जब डिमांड आएगी तभी वर्कर्स को काम पे रखा जाएगा और इनको वेजेस भी बहुत कम मिलते हैं। इस कम वेज पे वर्कर्स जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और इनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। The social composition along with the inability to buy food also plays a role in food insecurity. कम पैसों के कारण भोजन खरीदने में इनएबिलिटी के साथ साथ सोशल कॉम्पोजिशन भी फूड इनसिक्योरिटी में एक मेजर रोल प्ले करती है। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। The scheduled castes, scheduled tribes, and some sections of the OBCs, lower castes among them,
who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के कुछ सेक्शन जिनके पास बहुत कम भूमि है या फिर भूमि की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, वे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी फेस करते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों, इनमें से निचली जातियां का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स who have to migrate to other areas in search of work are also among the most food insecure people. जिस क्षेत्र में नेचुरल डिजास्टर आता है वहां काम धंधा चौपट हो जाता है, तो बहुत से लोगों को काम की तलाश में दूसरे जगह माइग्रेट करना पड़ता है, तो वे भी फूड इनसिक्योरिटी को फेस करते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वे दूसरी जगह गए और उन्हें तुरंत काम मिल गया, और अगर काम मिला भी तो उनकी वेज अच्छी है या नहीं, ये भी डिपेंड करता है। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। A high incidence of malnutrition prevails among women. This is a matter of serious concern as it puts even the unborn baby at the risk of malnutrition. माल न्यूट्रिशन से महिलाएं बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है, क्योंकि अगर माता माल न्यूट्रिशन से प्रभावित है तो अनबॉर्न बेबी को भी माल न्यूट्रिशन का खतरा रहता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। The food insecure people are disproportionately large in some regions of the country, such as economically backward states with high incidence of poverty, tribal and remote areas, regions more prone to natural disasters, etc. भारत में इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स जहां ज्यादा पॉवर्टी है, ट्राइबल और रिमोट एरियाज में, नेचुरल डिजास्टर से प्रभावित होने वाले रीजन्स एक्सेट्रा में फूड इनसिक्योरिटी से ग्रस्त लोगों का प्रपोर्शन बहुत ज्यादा है। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। In fact, the states of Uttar Pradesh, eastern and southeastern parts, Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Chhattisgarh, parts of Madhya Pradesh and Maharashtra account for large number of food insecure people in the country. वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। Hunger is another aspect indicating food insecurity. Hunger is not just an expression of poverty, it brings about poverty. फूड इनसिक्योरिटी का एक दूसरा पहलू है हंगर, यानी भूखमरी। अगर कहीं खाने को भोजन नहीं है तो वहां भूखमरी है, मतलब वहां फूड इनसिक्योरिटी है। हंगर पॉवर्टी को एक्सप्रेस करने भर बस नहीं है, बल्कि हंगर के वजह से पॉवर्टी आती है। देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिला, उसे हंगर यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा, तो उसका स्वास्थ्य खराब होगा, वो काम नहीं कर पाएगा वीकनेस के चलते, और जब वो काम नहीं कर पाएगा तो वो और गरीब हो जाएगा। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, ये गरीबी लाती है। द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क्स ऑफ फ्यूचर हंगर। फूड सिक्योरिटी को अचीव करने से जो करंट हंगर की सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, वो समाप्त हो जाती है और फ्यूचर हंगर के रिस्क को भी कम कर देती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में
भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। हंगर हैज क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशंस। हंगर के दो डायमेंशंस हैं। पहला है क्रॉनिक हंगर यानी दीर्घकालिक भूखमरी और दूसरा है सीजनल हंगर यानी मौसमी भूखमरी। भूखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। क्रॉनिक हंगर इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स persistently inadequate in terms of quantity and or quality। जब एक लंबे समय तक कोई व्यक्ति क्वालिटी या क्वांटिटी के बेसिस पे इनएडिक्वेट डाइट ग्रहण करता है तो वो क्रॉनिक हंगर यानी दीर्घकालिक भूखमरी का शिकार होता है। दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। पुअर पीपल सफर फ्रॉम क्रॉनिक हंगर because of their very low income and in turn inability to buy food even for survival। निर्धन लोग क्रॉनिक हंगर से ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि उनकी इनकम बहुत लो होती है तो वे सर्वाइवल के लिए भी भोजन अफोर्ड नहीं कर पाते, वे फूड खरीद ही नहीं पाते और भूखमरी का शिकार होते हैं। और अगर उनकी इनकम में कोई सुधार नहीं आता तो वे एक लंबे समय तक भूखमरी से ग्रस्त रहते हैं। इसे ही क्रॉनिक हंगर कहते हैं। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सीजनल हंगर फूड ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग के साइकिल से रिलेटेड है। देखिए, हमने समझा है कि एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है। कृषि में कुछ महीनों में बहुत काम रहता है और कुछ महीनों में कोई काम नहीं रहता, तो कृषि में एक साइकिल चलते रहता है। सीजनल हंगर उसी से रिलेटेड है। मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबद्ध है। दिस इज प्रिलेवेंट इन रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबरर्स। एग्जाम्पल, देयर इज लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबरर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रूरल एरियाज में लोग एग्रीकल्चर से ज्यादा जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर के सीजनल नेचर के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सीजनल हंगर देखने को मिलता है। और अर्बन एरियाज में जो लोग कैजुअल लेबरर्स हैं उन्हें सीजनल हंगर फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, रेनी सीजन में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत कम होता है, तो रेनी सीजन में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पास ज्यादा काम नहीं होता, तो उन्हें सीजनल हंगर का सामना करना पड़ता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट्स व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। इस टाइप की भुखमरी तब एग्जिस्ट करती है जब एक व्यक्ति को पूरे साल भर के लिए काम नहीं मिलता है। कुछ महीने काम मिला, फिर कुछ महीने काम नहीं मिला, तब सीजनल हंगर एग्जिस्ट करती है। इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है। देखिए, इस टेबल में भारत में भुखमरी से ग्रस्त परिवारों का प्रतिशत दिखाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1983 में 16.2% परिवार ऐसे थे जो सीजनल हंगर यानी मौसमी भुखमरी से ग्रस्त थे। वहीं 2.3% ऐसे परिवार थे जो क्रोनिक हंगर यानी दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त थे। यानी टोटल 18.5 परिवार ऐसे थे जो हंगर से ग्रस्त थे। मतलब 100 परिवारों में 18.5 परिवार ऐसे थे जो हंगर से ग्रस्त थे। वहीं 1999-2000 में 2.6% परिवार ऐसे थे जो सीजनल हंगर से ग्रस्त थे। वहीं 0.7% ऐसे परिवार थे जो क्रोनिक हंगर से ग्रस्त थे। टोटल 3.3% ऐसे परिवार थे जो हंगर से ग्रस्त थे। आप इसमें डिक्लाइन देख सकते हैं। अब अर्बन एरियाज की बात करते हैं। देखिए, 1983 में 5.6% ऐसे परिवार थे जो सीजनल हंगर से ग्रस्त थे। वही 0.8% ऐसे परिवार थे जो क्रोनिक हंगर से ग्रस्त थे। टोटल 6.4% ऐसे परिवार थे जो हंगर से ग्रस्त थे 1983 में अर्बन एरियाज में। वही 1999-2000 में
0.6% परिवार ऐसे थे जो सीजनल हंगर से ग्रस्त थे, वहीं 0.3% ऐसे परिवार थे जो क्रोनिक हंगर से ग्रस्त थे। टोटल 0.9% ऐसे परिवार थे जो हंगर से ग्रस्त थे 1999-2000 में अर्बन एरियाज में। आप इसमें भी डिक्लाइन देख सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रोनिक हंगर हैज डिक्लाइंड इन इंडिया एज शोन इन द अबव टेबल। हमने अभी टेबल में देखा कि सीजनल हंगर एंड क्रोनिक हंगर दोनों में ही डिक्लाइन हुआ है। सारणी में दिखाया गया है कि भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट होना भारत का लक्ष्य रहा है। मतलब भारत में ही इतना फूड ग्रेन का उपज हो कि हंगर को कम किया जा सके और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन पॉलिसी मेकर्स adopted all measures to achieve self-sufficiency in food grains. स्वतंत्रता के बाद भारत के पॉलिसी मेकर्स ने फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी पाने के लिए सभी तरीके अपनाए। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपाय किए। इंडिया adopted a new strategy in agriculture which resulted in green revolution, especially in the production of wheat and rice. भारत ने कृषि में एक नए स्ट्रेटेजी को अपनाया जिसका रिजल्ट हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में देखने को मिला, स्पेशली व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में। व्हीट और राइस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, officially recorded the impressive strides of Green Revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled Wheat Revolution in July 1968. उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने जुलाई 1968 में व्हीट रिवॉल्यूशन टाइटल का एक स्पेशल स्टैंप इशू किया जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रिवॉल्यूशन की अच्छी प्रोग्रेस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। द सक्सेस ऑफ व्हीट was later replicated in rice. The increase in food grains was, however, disproportionate. व्हीट में सक्सेस पाने के बाद सेम प्रोसेस राइस के साथ किया गया, बट फूड ग्रेन्स में जो इंक्रीज हो रहा था उसमें सक्सेस सेम प्रपोर्शन में नहीं था, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा सभी स्टेट्स को नहीं मिला था, कुछ स्टेट्स को ही मिला था। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ was achieved in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, which was 44.01 and 30.21 million tons in 2015-16. 2015-16 में फूड ग्रेन्स में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में 44.01 मिलियन टन्स और मध्य प्रदेश में 30.21 मिलियन टन्स। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई, जो कि 44.01 और 30.21 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। The total food grain production was 252.22 million tons in 2015-16 and it has changed to 275.68 million tons in 2016-17. 2015-16 में 252.22 मिलियन टन्स का टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ था, जो बढ़कर 2016-17 में 275.68 मिलियन टन्स पे पहुंच गया। वर्ष 2015-16 में कुल अनाजों का उत्पादन 252.22 करोड़ टन है। वर्ष 2016-17 में कुल अनाजों का उत्पादन 275.68 करोड़ टन है।
Uttar Pradesh and Madhya Pradesh recorded a significant production in field of wheat, which was 26.87 and 17.69 million tons in 2015-16 respectively. 2015-16 में व्हीट में एक सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन देखने को मिला, जिसमें उत्तर प्रदेश में 26.87 मिलियन टन्स व्हीट प्रोड्यूस हुआ और मध्य प्रदेश में 17.69 मिलियन टन्स व्हीट प्रोड्यूस हुआ। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 26.87 और 17.69 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। West Bengal and UP, on the other hand, recorded significant production of rice, 15.75 and 12.51 million tons in 2015-16 respectively. वहीं वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में राइस में सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन देखने को मिला। 2015-16 में वेस्ट बंगाल में 15.75 मिलियन टन्स राइस प्रोड्यूस हुआ और उत्तर प्रदेश में 12.51 मिलियन टन्स राइस प्रोड्यूस हुआ। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, जो कि 15.75 एवं 12.51 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। देखिए इस ग्राफ में भारत में फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को दिखाया गया है। प्रोडक्शन को मिलियन टन्स में दिखाया गया है। 1960-61 में 80 मिलियन टन्स का फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ था। वहीं 1970-71 में 108 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ था। अर्ली 1970 से ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है। 2018-19 में यह फूड ग्रेन प्रोडक्शन 281.37 मिलियन टन्स तक पहुंच चुका है। आप इस ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। Since the advent of the Green Revolution in the early 1970s, the country has avoided famine even during adverse weather conditions. Early 1970s में ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था। 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 years बिकॉज ऑफ ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन गया है, क्योंकि देश भर में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इवन इन एडवर्स वेदर कंडीशंस और अदरवाइज एट द कंट्री लेवल हैज फर्दर बीन इंश्योर्ड विद अ केयरफुली डिजाइंड फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट द्वारा केयरफुली तैयार किए गए फूड सिक्योरिटी सिस्टम के कारण देश में नॉर्मल कंडीशंस में और इवन एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी बनी हुई है। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। दिस सिस्टम हैज टू कंपोनेंट्स, ए बफर स्टॉक, बी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस सिस्टम के दो कंपोनेंट है, पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 3 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।